हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी सेल मैट्रिक्स जंक्शन के ऊपर जो है वो रहने वाली है। जब हमने फर्स्ट अपना लेक्चर देखा था सेल जंक्शंस के ऊपर, उसमें हमने ये देखा था कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ बाइंड करके रखता है। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात हमने करी थी। देन सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि एक सेल सिर्फ दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो उसके बाहर जो मटेरियल है जिसको हमने ईसीएम कहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा था, उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो फर्स्ट क्लास में भी हम ये बताए थे कि कुछ जो है वो स्पेशल टाइप के एडिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक सेल को जो है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है वो बाइंड करके रखते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और इन डिटेल जो है हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो हम देखे थे। तो आज जो हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि एक सेल अपने ईसीएम के साथ जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। क्योंकि अब ईसीएम का हमको अच्छे से नॉलेज है, तो अब ये वाला जो टॉपिक है आज का, इसको समझने में जो है हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस लास्ट तक जो है आपने सुनना है। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है उसकी पूरी गारंटी रहेगी। जब हमने अपना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का टॉपिक ख़त्म करा था, हमने उसमें लास्ट में ये कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के पास एबिलिटी है खुद को ऑर्गेनाइज करने की, खुद को डिग्रेड करने की। क्यों ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ऑर्गेनाइज करने की, डिग्रेड करने की, वो सब हम वहाँ पे देख चुके थे। और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कि सेल्स जो हैं उसके पास भी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनाइज करने की और डिग्रेड करने की। किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये हम अपने सेकंड पार्ट में भी देख चुके हैं। सेल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बट उसके बाद का जो फिनोमिना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बना तो देता है, ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, डिग्रेड भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन रिटर्न कुछ नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसका भी पूरा का पूरा रोल रहता है। सेल्स की जितने भी फंक्शंस रहेंगे, उसकी मोबिलिटी रहेगी, उसकी डिफ्रेंसिएशन रहेगा, उस सब में भी क्या करेगा? सिग्नल इन करेगा। उस सब में किसका रोल रहेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रोल रहेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के अंदर के साइटोस्केलेटन को भी मेंटेन करेगा, खुद को ऑर्गेनाइज भी करेगा, सेल्स के अंदर की मशीनरी को भी ऑर्गेनाइज करेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो इन रिटर्न में खुद को डिग्रेड भी कर सकता है। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये दोनों प्रोसेस जो है, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो बिहेवियर है, जो इनका एक दूसरे के प्रति डिटर्मिनेशन है, वो किस बेसिस पे है? दोनों जो है वो गिव एंड टेक वाला है। सेल्स जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर करते हैं, और इन रिटर्न एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो भी सेल्स के ऊपर क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या है? कुछ ना कुछ जंक्शंस, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हम यही लिख के लाए हैं कि होता कैसे है। ईसीएम जो होता है दैट एक्सर्ट्स पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन दी सेल। हाउ? तो ये इन्फ्लुएंस आता कैसे है? आता है, हमको क्या चाहिए? दोनों का इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम हम क्या कहते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर तभी इंटरेक्ट करेगी जब वहाँ पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा या उनका क्या है, कांटेक्ट है। तो जैसे हम सेल सेल जंक्शन में जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं, एडिशन प्रोटीन जो हैं, वो क्या है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमको एक सेल को उसके ईसीएम के साथ इंटरेक्ट करवाना है, तो सेल के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए जो क्या करेंगे? ईसीएम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और उन्हीं रिसेप्टर्स को हमने क्या कहा है यहाँ पे? मैट्रिक्स रिसेप्टर्स। तो मैट्रिक्स रिसेप्टर का काम क्या रहेगा? मैट्रिक्स रिसेप्टर का काम रहेगा मैट्रिक्स को आउटसाइड द सेल क्या करना है? बाइंड करना है। सेल्स के आउटसाइड को बाइंड करना है, किसके साथ? टू दी साइटोस्केलेटन इनसाइड इट। अब जब हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है? हमको बस ये दिख रहा है कि एक सेल अपने ईसीएम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब हमने सेल सेल जंक्शन में भी बात करी थी, वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि सिर्फ बाहर बाहर में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक सेल का साइटोस्केलेटन दूसरे सेल के साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड हो रहा है, चाहे फिर वो एक्टिन फिलामेंट्स थे हमारे या फिर हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे। तो जो बाइंडिंग है, जो होल्ड करने का एबिलिटी है, दैट इज नॉट जस्ट कि अपेरेंट बाहर बाहर से जो जुड़ा हुआ है, बल्कि उसमें क्या हो रहा था? सारे के सारे मैकेनिज्म में सेल्स के अंदर के साइटोस्केलेटन जो है उनको बाइंड किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है और सेल जो है वो आपके उसके साथ जो है ग्लू के साथ चिपका हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो तभी स्ट्रांग होगी जब सेल के अंदर के साइटोस्केलेटन को क्या किया जाएगा? बाइंड किया जाएगा। और बाइंड किसके साथ किया जाएगा? कुछ ना कुछ वहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडिशन प्रोटीन जो है वो
रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अब जैसे हमने ऊपर कहा कि ईसीएम जो होता है दैट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी एस्पेक्ट ऑफ द सेल बिहेवियर, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सेल्स ईसीएम के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और ईसीएम जो है वो भी अपना पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है वो किसके ऊपर डालता है, सेल्स के बिहेवियर के ऊपर डालता है। अब हमने यहाँ पे एक जो वर्ड हमने यहाँ पे देखा वो ये था कि मैट्रिक्स रिसेप्टर्स, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स रिसेप्टर्स हैं, वी नीड मैट्रिक्स रिसेप्टर जो मैट्रिक्स को रिसेप्ट करें और मैट्रिक्स को रिसेप्ट करके उस इंफॉर्मेशन को क्या करें, अंदर दे दें और एक बाइंड जो है, बाइंडिंग का काम जो है वो करें। तो वैसा ही एक रिसेप्टर, या जिसको हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में ये कहेंगे कि सेल एडिशन प्रोटीन, तो ये सेल एडिशन प्रोटीन इस केस में सेल मैट्रिक्स के केस में कौन है, इंटीग्रिन। इंटीग्रिन्स की हमारे पहले दोनों पार्ट्स में जो है वो बात हो रखी थी, लेकिन इन डिटेल में हम आपको इंटीग्रिन वहाँ पे नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि अब जो है हमको बिल्कुल हम सही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिन की बात कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रिन है क्या, कैसा दिखता है? सो इंटीग्रिन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन हेटेरोडाइमर। तो व्हाट इज दिस ट्रांस मेम्ब्रेन? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ट्रांस मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ठीक है, बाहर वाले एक्सटीरियर साइड में भी है, साइटोप्लाज्म वाली साइड में भी है और बाहर मैट्रिक्स वाले साइड में भी है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। तो हेटेरोडाइमर मीन्स, डाइमर मीन्स 2 यूनिट होंगे इसमें और हेटेरो मीन्स दोनों यूनिट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग कॉम्पोजिशन रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा। एंड ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, दीज आर 2 नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड। तो जैसे हमने फाइब्रोनेक्टिन के बात में कर, हमने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सी टर्मिनस पे, यहाँ पे दीज आर नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। अब ये अल्फा और बीटा कैसे दिखते हैं तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे जो पर्पल कलर में हम आपको बताए हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड हमारा पास मैट्रिक्स है, अंदर वाली साइड ही हमने आपको साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है ये रेड कलर में कुछ दिख रहा है और ग्रीन कलर में कुछ दिख रहा है, दीज आर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। तो ये अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है। दोनों का कलर अलग क्यों दिया, सेम क्यों नहीं दिया? क्योंकि हेटेरो डाइमर है। तो डाइमर मीन्स 2 सब यूनिट है, 1 सब यूनिट इज अल्फा सब यूनिट एंड सेकंड सब यूनिट इज बीटा सब यूनिट। और ये दोनों सब यूनिट्स क्या है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, हेटेरोडाइमर है। अब ये जो हेटेरोडाइमर है, या अब मैं इसको इंटीग्रिन भी कह सकता हूँ, इस इंटीग्रिन की क्या है, 2 कॉन्फर्मेशन है। 1 कॉन्फर्मेशन इज इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन और सेकंड इज एक्टिव कॉन्फर्मेशन। मतलब जब ज़रूरत है इंटरेक्शन की तब क्या होगा, आपका इंटीग्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में होगा, और जब ज़रूरत नहीं है, जब उसको सिग्नल पास नहीं करना है, या हम ये कह सकते हैं कि जब एक सेल को अपने ईसीएम के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, तो तब क्या किया जाएगा, हमारे ईसीएम को इंटीग्रिन को जो है वो इनएक्टिव भी किया जाएगा। तो उससे पहले जो है हम स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा और देख लें, जैसे हमने ये कहा कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाली साइड भी है। अब जैसे ये आप देखेंगे मैट्रिक्स वाली साइड है, तो सेल के बाहर वाली साइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस मोटिव। अब ये वाली बात जो है ये हमारे लिए कोई नई बात जो है वो नहीं है। जब हमने फाइब्रोनेक्टिन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर क्या है, बहुत सारे डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे कंजर्व सीक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, जो क्या कर लेती हैं, किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, किसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंटीग्रिन का एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाइंड करता है किसके साथ, देखो भैया ये स्ट्रक्चर जो है, इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर जो है ये सेल के ऊपर प्रेजेंट है, सेल को इंटरेक्ट करना है ईसीएम के साथ। और फाइब्रोनेक्टिन हमने कहाँ पढ़ा था, फाइब्रोनेक्टिन हमने ईसीएम में पढ़ा था। तो फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर जो आरजीडी सीक्वेंस है वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगी, इंटीग्रिन के साथ। ये सिर्फ एक ही बाइंडिंग नहीं है कि हमने वहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन पढ़ा, यहाँ पे इंटीग्रिन पढ़ रहे हैं तो बस ये 2 ही जगह बाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है। बट हमारे पास इंफॉर्मेशन है फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर आरजीडी सीक्वेंस है, तो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन रहेगा वो बाइंड कर जाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस के ऊपर। जैसे एक आरजीडी सीक्वेंस हमको पता थी, एक और भी है एलडीवी सीक्वेंस, दैट इज ल्यूसीन एस्ट्रोजन और वैलिन वाला सीक्वेंस जो है ये भी क्या कर लेता है, हमारे इंटीग्रिन के एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन को जाके जो बाइंड करता है। लेकिन अब बात यहाँ पे एक है, अगर आप ये फर्स्ट वाला इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे क्या है, थोड़ा इंटरमिंगल्ड जो है वो होके रखें। इवन इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर वाली साइड पे भी क्या होता है, ये जो अल्फा और बीटा चेन्स है ये क्या रहती हैं, एक दूसरे में थोड़ी मर्ज हुई रहती हैं, ये कह लीजिए फंसी हुई रहती हैं जब कॉन्फर्मेशन क्या है, इनएक्टिव है। और जब कॉन्फर्मेशन इनएक्टिव से एक्टिव हो गई, अब वो इनएक्टिव से एक्टिव कैसे हो गई वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि जब कॉन्फर्मेशन एक्टिव हो गई तो एक तो ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा सब यूनिट्स एक दूसरे से दूर हो गए, और दूर होने के बाद बाहर भी में भी ये क्या हो गए, सीधे हो गए। पहले थोड़े बेंड थे, टिल्टेड थे, अब क्या हो गए, सीधे हो गए। और अब आप ये देखोगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे यहाँ पे क्या हो गया, कोलाजिन बाइंड हो गया। और कोलाजिन क्या है, ECM, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात करी थी,
फाइब्रोनेक्टिन की, तो फाइब्रोनेक्टिन भी किस में आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन में आता है। इस तरीके से एक सेल क्या कर रहा है, अपने बाहर जो है ईसीएम जो है उसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, बाइंड कर रहा है, स्टेबिलिटी को जो है वो अचीव कर रहा है। अब ये तो बात आ गई सेल के बाहर की, कि सेल के बाहर क्या हो गया, सेल के बाहर हमने ये कहा इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन हो गई और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है वो बाइंड करके वो चला गया। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बॉन्डिंग जो है दैट इज नॉट सुपरफिशियल, कि बाहर बाहर जो है वो इंटरेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि सेल के इंटीरियर में उसके साइटोस्केलेटन के साथ बॉन्ड बनाना जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़े थे अडेप्टर प्रोटीन्स। हमने ये कहा था कि अडेप्टर प्रोटीन जो है दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल, और वो क्या कर लेते हैं, उसको पूरी असेंबली जो है वो बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, साइटोस्केलेटन को क्या किया जाएगा, बाइंड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैलिन, तो व्हाट इज दिस टैलिन, दिस टैलिन इज अडेप्टर प्रोटीन। तो क्या सिर्फ टैलिन एक ही अडेप्टर प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए? नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। जैसे टैलिन की तो हमने बात कर ली, देन वी हैव इंटीग्रिन लिंक्ड काइनेज, ठीक है, दैट इज ILK, एंड पिंच है, पेरविन है। तो ये जो है इंटीग्रिन, पिंच और पेरविन, ये मिलके ट्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। विनक्यूलिन है, उसके बाद हमारे पास जाइन है, VASP है, अल्फा एक्टिनिन है और फोकल एडिशन काइनेज है। ये बहुत सारे क्या है हमारे पास अडेप्टर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इन सबको हमको क्या याद रखना है, किसी भी एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटीग्रिन कितने टाइप्स के हैं। तो 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिन जो है दे आर प्रेजेंट। अब ये टाइप किस बेसिस पे आती है, हमने ये कहा कि इट इज़ हेटेरोडाइमर। तो हेटेरोडाइमर में अल्फा चेन है और बीटा चेन है। कितनी अल्फा चेन प्रेजेंट है, हमारे पास 18 अल्फा चेन प्रेजेंट है और 8 बीटा चेन जो है वो प्रेजेंट है। अब इनके अलग अलग कॉम्पोजिशंस, इनके अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे हम बात करते हैं, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग अल्फा चेन्स, अलग अलग बीटा चेन्स क्या होंगे, डाइमराइज हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। और हर कॉम्बिनेशन का एक अलग क्या होगा, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होगी और अलग से क्या होगा, फंक्शन होगा। इवन सेम इंटीग्रिन मॉलिक्यूल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम इंटीग्रिन मॉलिक्यूल डिफरेंट सेल्स में क्या कर लेता है, डिफरेंट लिगेंड बाइंडिंग स्पेसिफिसिटीज जो होती है उसकी प्रेजेंट होती है। मतलब एक इंटीग्रिन एक सेल में एक तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक तरीके से बिहेव कर रहा है, और वही इंटीग्रिन दूसरी किसी सेल टाइप में जाके अलग से जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इसका ये मतलब है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि एडिशनल सेल टाइप स्पेसिफिक फैक्टर जो है दे आर रिक्वायर्ड। जैसे हमने कैड्रिन के बारे में बात करी थी, हमने कहा था कैल्शियम जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उनका रोल है, और भी एडिशनल फैक्टर जो है उनका रोल है, जिसकी वजह से सेम इंटीग्रिन मॉलिक्यूल डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंट जो है वो बिहेव करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो इंटीग्रिन के टाइप्स हैं और कौन से लिगेंड के साथ जो है वो बाइंड करेंगे। अब ये वर्ड जो है ये हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे इंटीग्रिन की बात करी और हमने कहा बाहर वाली साइड कोलाजिन बाइंड कर रहा है, बाहर वाली साइड फाइब्रोनेक्टिन बाइंड कर रहा है। तो उसी तरीके से जो है अभी यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे इंटीग्रिन और लिगेंड कौन सा। अगर तो हमारे पास इंटीग्रिन की टाइप जो है अल्फा 5 बीटा 1 है, तो लिगेंड फाइब्रोनेक्टिन है। अल्फा 6 बीटा 1 लैमिनिन है। देन अल्फा 7 बीटा 1 जो है वो लैमिनिन है, और ये मसल्स में हमको ऐसी इंटरेक्शन देखने को मिलती है। और जो बीटा वाली चेन है उसका B1 वाला जो सब यूनिट है दैट इज़ मोर कॉमन, ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे भी आपने B1 देखा, B1 देखा, B1 देखा। देन अल्फा L बीटा 2। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 6 7 L क्या हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनके टाइप्स कितनी है हमारे पास इंटीग्रिन की, 8 है और 18 है। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। देन ये वाला ICAM WBCs में मिलता है सेल सेल इंटरेक्शन। देखो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमने जब सेल ECM वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने सॉरी जो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के साथ भी बाइंडिंग करता है। और जब जहाँ पे हमने डायबिटीज़ के बारे में बात करी थी, अगर आपको भूल गया हो तो आप वापस उस लेक्चर को देख सकते हो। वहाँ पर हमने ये बात करी थी कि डायबिटीज़ में क्या होते हैं, WBCs तो एक्टिवली मूव करते हैं। अगर अब उनको माइग्रेट करना है तो पहले हमने ये पढ़ा था कि वीक बॉन्डिंग होती है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके साथ होती है, इंटीग्रिन के साथ होती है। तो इंटीग्रिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसका मतलब इंटीग्रिन जो है वो सिर्फ सेल और मैट्रिक्स की इंटरेक्शन नहीं करवाता है, वो किसकी इंटरेक्शन करवाता है, सेल के साथ इंटरेक्शन भी करवाता है। और वहाँ पे जो इंटीग्रिन इन्वॉल्व था दैट वाज लाफा 1। तो लाफा 1 में अल्फा चेन है L और बीटा चेन है 2, और यहाँ से जो लिगेंड है दैट इज ICAM। और ICAM क्या है, ICAM हमारा इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का मेंबर है। देन एक और है अल्फा 11B बीटा 3। तो ये फाइब्रिनोजेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिगेंड जो फाइब्रिनोजेन है। और प्लेटिलेट्स में ये हमको देखने को मिलेगा, इस वाले को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देन अल्फा 6 बीटा 4 लैमिनिन के साथ इंटरेक्ट करेगा और हेमिडेस्मोसोम्स में होगा। अब ये लैमिनिन जो है ये भी हमारे पास जो है सुना सुनाया वर्ड है, ये भी ECM ही है, और हेमिडेस्मोसोम्स को तो आज हम पढ़ने वाले हैं ही।
उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देख ली, अगर तो ये β3 चेन जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है तो जो डिजीज़ होगी वो डिजीज़ होगी ग्लैंसमैन डिजीज़ होगी, और इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव क्लॉटिंग एंड ब्लीड जो है वो एक्सेसिवली होगा। कैसे होगा वो सब जो है हम आज के लेक्चर में जो है वो नीचे देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। अभी हमने ये बात करी कि इंटीग्रिन में क्या है। इंटीग्रिन में हमने कहा दो कॉन्फर्मेशन है, वन कॉन्फर्मेशन इज इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन और सेकंड कॉन्फर्मेशन जो है वो एक्टिव कॉन्फर्मेशन है। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो कॉन्फर्मेशन चेंज होने के लिए क्या चाहिए, सिग्नलिन जो है, सिग्नल मॉलिक्यूल जो है कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चाहिए, कोई ना कोई प्रोटीन या कुछ ना कुछ ऐसा स्टिमुलस चाहिए जिसकी वजह से क्या हो जाए, इनएक्टिव इंटीग्रिन जो है वो एक्टिव में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं कि दो टाइप का सिग्नलिन जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट इज आउटसाइड इन और सेकंड इज इनसाइड आउट। तो सिंपल है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है। आउटसाइड इन मीन्स सिग्नल जो है वो बाहर से आएगा और इंटीग्रिन को क्या करेगा, इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में चेंज करेगा। अब देखिए क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आउटसाइड इन में क्या हो रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर से, तो एक्सटर्नल मैट्रिक्स प्रोटीन। अब जब मैं एक्सटर्नल मैट्रिक्स प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो हम कोलाजिन पढ़ चुके हैं, फाइब्रोनेक्टिन पढ़ चुके हैं, लैमिनिन पढ़ चुके हैं। ईसीएम का कोई भी कंपोनेंट जो है कैन ड्राइव टू स्विच फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव कॉन्फर्मेशन। ठीक है, हमने आपको क्या कहा कि जो इंटीग्रिन है उसमें एबिलिटी है किसे इंटरेक्ट करने की, ईसीएम के साथ इंटरेक्ट करने की। अगर कोई भी एक्सटर्नल मैट्रिक्स का प्रोटीन किसके कांटेक्ट में आता है, इंटीग्रिन के कांटेक्ट में आता है, उसमें एबिलिटी है कि वो इंटीग्रिन को इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में जो है वो स्विच कर ले। देखो, जब भी इंटीग्रिन की इंटरेक्शन अपने ईसीएम के साथ होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। पहले क्या होता है, बहुत वीक इंटरेक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्शन जो है वो वीक होती है, देन सिग्नलिन क्या हो जाती है, आउटसाइड इन सिग्नलिन हो जाती है और रिस्पॉन्स जो है वो सेल के अंदर चले जाता है। उससे अंदर चले जाने से क्या होता है, बाइंडिंग साइट्स फॉर टैलिन एंड अदर साइटोप्लाज्मिक अडेप्टर प्रोटीन्स आर एक्सपोज। नाउ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्या हो गया, एक्सटर्नल मैट्रिक्स प्रोटीन बाइंड कर ले, इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में बाइंड कर ले, तो इंटीग्रिन एक्टिवेट हो गया। जब इंटीग्रिन एक्टिवेट हो गया तो आपने ये देखा कि अंदर क्या बाइंड कर दिया, टैलिन बाइंड कर दिया। और कहाँ पे बाइंड करा, बीटा चेन के साथ बाइंड करा, अल्फा चेन के साथ बाइंड नहीं करा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अडेप्टर प्रोटीन जो है वो अल्फा के साथ बाइंड करेंगे या बीटा के साथ बाइंड करेंगे, तो आंसर इज बीटा चेन के साथ बाइंड करेंगे। एक्चुअल में प्रोसेस ये है कि इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन में क्या रहता है, अल्फा और बीटा एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड रहते हैं, लेकिन और टैलिन को जो है वो जगह नहीं मिलती, क्योंकि टैलिन जो है वो कंपटीशन करता है अल्फा चेन के साथ कि बीटा के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा। तो जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, एफिनिटी जो है वो अल्फा के लिए कम हो जाती है और टैलिन के लिए जो है वो बढ़ जाती है। तो टैलिन क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, अडेप्टर प्रोटीन है। सो यहाँ पे वही चल रहा है। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैट्रिक्स प्रोटीन ने टच करा, एक्टिव कॉन्फर्मेशन में आ गया, तो क्या हो जाता है, बाइंडिंग साइट फॉर टैलिन और बाकी अडेप्टर प्रोटीन्स के लिए एक्सपोज हो जाता है। और क्या हो जाता है, फिर अंदर वाले प्रोसेस में एक्टिन फिलामेंट्स जो है, मैंने आपको कहा ही कि प्रोसेस में होना क्या है, एक्चुअल में हमको साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स के साथ ही जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे वो तो भी हम हेमिडेस्मोसोम्स में और फोकल एडिशन उस सब में देखने ही वाले। तो आई होप आप सबको आउटसाइड इन सिग्नलिन जो है वो समझ आ गया होगा। अब एक बात इनसाइड आउट को समझने से पहले जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हमने आउटसाइड इन सिग्नलिन की बात करी तो प्रोसेस बस इतना सा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन आए और उन्होंने अंदर वाली साइड जो है, साइटोप्लाज्म वाली साइड जो है, उसको एक्सपोज करा और क्या हो गया, डायरेक्टली हमारे टैलिन या बाकी अडेप्टर प्रोटीन जो है बाइंड हो गए। बाकी कोई भी सिग्नलिन, बाकी कोई भी सेल के अंदर का इंट्रा सेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे। प्रोसेस वॉज डैम सिंपल। सेल्स के बाहर से टच होते ही क्या हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में बना, एक्टिव कॉन्फर्मेशन में आते ही बाइंडिंग साइट फॉर टैलिन और बाकी अडेप्टर प्रोटीन्स के लिए एक्सपोज हो गया। अब हम चलते हैं इनसाइड आउट सिग्नलिन में। इनसाइड आउट सिग्नलिन में क्या हो रहा है, इंट्रा सेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल्स, ध्यान देना, इंट्रा सेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल्स मतलब सेल के अंदर कुछ रेगुलेटरी सिग्नल्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एबिलिटी ऑफ टैलिन एंड अदर प्रोटीन्स टू इंटरेक्ट विद बीटा चेन्स ऑफ इंटीग्रिन। फर्स्ट केस में ये हुआ कि सेल्स के बाहर कुछ था और वो कुछ क्या था, एक्सटर्नल मैट्रिक्स प्रोटीन्स थे जिन्होंने टैलिन को क्या करा और बाकी अडेप्टर प्रोटीन्स के लिए साइट को एक्सपोज करा। लेकिन इनसाइड आउट सिग्नलिन में क्या होता है, सेल्स के अंदर कुछ इंट्रा सेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल्स या सिग्नलिन मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या कर लेते हैं, जो स्टिमुलेट कर लेते हैं टैलिन और बाकी अडेप्टर प्रोटीन्स की एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द बीटा चेन ऑफ इंटीग्रिन। अब देखते हैं प्रोसेस हो कैसे रहा है।
और प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखिए हमको पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, अगर हमारी स्किन पे कहीं पे भी कट लग जाए और ब्लड जो है वो ऊज आउट होने लगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। कैसे क्लॉट हो जाता है, तो जब कभी हम ब्लड क्लॉटिंग का पूरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म तो देखेंगे। आज हम जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में देखें। जैसे ही कट लगता है तो ब्लड में क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे थ्रोम्बिन कैसे किसको क्या एक्टिवेट कर लेता है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे सब देखेंगे। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाना तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड में आ गया, और थ्रोम्बिन ब्लड में आते ही क्या हो गया, इट बाइंड्स टू थ्रोम्बिन रिसेप्टर, और कहाँ पे है, प्लेटिलेट्स के ऊपर। तो हमको पता है कि क्लॉटिंग में किसका रोल रहता है, प्लेटिलेट्स का रोल रहता है। जैसे ही हमारे थ्रोम्बिन भैया जो है वो ब्लड में आ गए तो ये इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, अपने रिसेप्टर के साथ। इनका रिसेप्टर जो है वो थ्रोम्बिन रिसेप्टर है, और दिस रिसेप्टर बिलोंग्स टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली। तो ये जीपीसीआर है। जीपीसीआर क्या होता है, सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे कभी। सो अभी के लिए हम बस इतना देख रहे हैं। कट लगा, थ्रोम्बिन ब्लड में आया, थ्रोम्बिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया, और ये रिसेप्टर कहाँ है, प्लेटिलेट के पास है। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, जैसे ही थ्रोम्बिन का रिसेप्टर जो है उसके साथ लिगेंड इसका बाइंड कर गया, दैट इज थ्रोम्बिन बाइंड कर लिया। अभी तक क्या था, मेम्ब्रेन के अंदर। अब मैं जो भी बात करूंगा यहाँ से नीचे वो प्लेटिलेट की सरफेस के अंदर, प्लेटिलेट सेल्स जो है उनके अंदर हो रहा है। रैप 1 जीडीपी था अभी तक इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन में। जैसे ही लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग जो वो हो गई तो रैप 1 जीटीपी बन गया, इनएक्टिव से एक्टिव कॉन्फर्मेशन में जो है ये आ गया। अब जीटीपी के एक्टिवेट होते ही क्या हो गया, ये इंटरेक्ट करेगा आरआईएएम प्रोटीन के साथ, और आरआईएएम प्रोटीन के साथ जैसे इंटरेक्ट इसने करा तो टैलिन को ये क्या करेगा, इनएक्टिव टैलिन को एक्टिव स्टेट में जो है वो कंफर्म कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद टैलिन और एक और अडेप्टर प्रोटीन जो है वो किंडलिन, इनको क्या कर लेता है, मेम्ब्रेन के ऊपर लेके आता है। जब इनको मेम्ब्रेन के ऊपर लेके आया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रिन एक्टिवेट हो गया है। और इस केस में, ब्लड क्लॉटिंग के केस में जो इंटीग्रिन इन्वॉल्व होगा दैट इज अल्फा 11 बी बीटा 3 इंटीग्रिन है। तो इंटीग्रिन एक्टिवेट होते ही क्या हो जाएगा, आरआईएएम को एग्जिट कर दिया जाएगा, और उसके बाद क्या, टैलिन बाइंड कर जाएगा। टैलिन बाइंड होते ही फिर विनक्यूलिन भी बाइंड कर जाएगा। विनक्यूलिन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विनक्यूलिन क्या कर लेता है, एडिशनल एक्टिन फिलामेंट्स को जो है वो जोड़ देता है। तो एक्टिन का क्या कर लेगा, लिंकेज जो है वो हो जाएगी। अब ये सारा प्रोसेस जो है हमको समझ आया या नहीं आया, तो अब इस डायग्राम में जब हम देखेंगे तो हमको जो है वो सबको समझ आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले बात करी, कट लगा, कट लगते ही ब्लड में क्या आ गया, थ्रोम्बिन आ गया। थ्रोम्बिन विल एक्ट एज अ लिगेंड, लिगेंड जो है वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, थ्रोम्बिन रिसेप्टर के साथ कर दिया, इसका एक्टिवेशन हो गया। मेम्ब्रेन के ऊपर रैप 1 जीडीपी इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही यहाँ पे लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग हो गया, रैप 1 जो है वो जीडीपी बाहर हो गया, जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जब ये एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रिन जो है दैट इज इनएक्टिव। और इंटीग्रिन कौन सा है, अल्फा 11 बी बीटा 3 इंटीग्रिन है। अल्फा और बीटा चेन जो बाहर वाली साइड भी मिक्स पड़ी हुई है, अंदर वाली साइड भी जो है वो इंटरमिंगल्ड है। लेकिन अब बात ये है कि रैप 1 जो है वो एक्टिवेट हो गया, और रैप 1 एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा, आरआईएएम को और इनएक्टिव टैलिन को और किंडलिन को क्या कर लेगा, उठा लेगा, और उठा कहाँ पे लेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर लेके जाएगा। टैलिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आरआईएएम को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आरआईएएम को साथ में ले लिया, और टैलिन जो है वो एक्टिवेट हो गया। टैलिन के एक्टिवेट होते ही ये जो हमारा इंटीग्रिन था वो भी एक्टिवेट हो गया है, और एक्टिवेट होते ही अल्फा और बीटा चेन अलग हो गई हैं, और टैलिन जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो टैलिन जो है वो पहले सर्कुलर रहता है टैलिन, और बाद में टैलिन जो है वो जाके यहाँ पे लंबा हो गया, एक्सटेंड हो गया, और बीटा चेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और साथ में जो दूसरी प्रोटीन थी किंडलिन वो भी यहाँ पे आके बाइंड करी है। और अब असेंबली क्या है, कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे क्या होगा, फाइब्रिनोजन जो है उनको क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, क्लॉट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे ये एक प्लेटलेट थी, ये दूसरी प्लेटलेट थी, ये तीसरी प्लेटलेट थी। अब इनके बाहर पे क्या थे, इनके बाहर पे इंटीग्रिन्स थे जो अभी हम देख रहे हैं। और अब इंटीग्रिन क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा फाइब्रिनोजन के साथ। जब फाइब्रिनोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस तरीके से क्या है, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, क्लम्प बनना शुरू हो जाएगा, और ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो वापस इस डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे टैलिन जो है वो बाइंड कर गया। टैलिन के बाइंड होते ही विनक्यूलिन को इसने अपने साथ एसोसिएट कर लिया, और एक्टिन फिलामेंट्स को जो है वो जोड़ दिया। तो बाहर वाली साइड फाइब्रिनोजन आ गया, अंदर वाली साइड जो है वो एक्टिन फिलामेंट आ गया। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग जो है हेल्प कर लेता है। और ये वाली सिग्नलिंग जो अभी आपके सामने है, दिस सिग्नलिंग इज इनसाइड आउट। इनसाइड आउट क्यों है, क्योंकि सिग्नल कहाँ से गया, नो डाउट यहाँ पे थ्रोम्बिन ने जो है वो सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करा, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है टैलिन
टैलिन की एफिनिटी को कौन बढ़ा रहा है? तो टैलिन की एफिनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है? RIAM है। ये RIAM है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक्ट कर रहे हैं एज इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। तो सेल्स के अंदर जो है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है जो किसको कर रही है? एक्टिवेट कर रही है हमारे इनएक्टिव इंटीग्रिन को। एक्टिव इंटीग्रिन में टैलिन जो है वो पहले बाइंड नहीं कर रहा था, तो टैलिन की एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब एक एडिशनल पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाला है वो ये है कि प्रोसेस में हुआ क्या? प्रोसेस में ये हुआ कि इंटीग्रिन जब एक्टिवेट हो गया उसकी एफिनिटी फाइब्रिनोजन के लिए जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर साइड पे जो हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, जो सेल के अंदर जो भी हो रहा है। तो सेल के बाहर क्या होगा? इंटीग्रिन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला डोमेन है वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किसी न किसी कोई ना कोई कंजर्व सीक्वेंस रही होगी उसके साथ बाइंड करेगा। जैसे हमने पहले भी देखा कि RGD के साथ क्या कर लेता है? एफिनिटी जो है वो इंटीग्रिन की होती है। अब सपोज कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है? पेशेंट का ब्लड जो है वो क्लॉट हो रहा है और हमको चाहिए कि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। तो ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड जो है वो दे सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी? अभी सपोज हम यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि ये वाली जो है दिस इज आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड। तो ये जो आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड है ये क्या कर लेती है? ये कम्पीट कर लेती है हमारे फाइब्रिनोजन के साथ। और किसके लिए कम्पीट करेगी? ये कम्पीट करेगी इंटीग्रिन के साथ बाइंड करने के लिए। इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, तो ये क्या कर लेगी? इंटीग्रिन के साथ बाइंड करेगी। तो जब आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड करेगी तो क्या हो जाएगा? लिंकेज जो है वो टूट जाएगी और एक इंटीग्रिन, एक प्लेटलेट का सेल जो है वो दूसरे के साथ जो है वो क्या कर पाएगा? इंटरेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। वही यहाँ पे हमने लिखा कि आर्टिफिशियल RGD पेप्टाइड जो होता है दैट कैन इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन बाय कंपीटिंग विद फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल फॉर द RGD बाइंडिंग साइट ऑन प्लेटलेट, और दैट इज इंटीग्रिन कौन सा? अल्फा 11 बीटा 3 इंटीग्रिन जो है वो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारा जो इंटीग्रिन वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम देखेंगे कि जो सेल और मैट्रिक्स में एडिशन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो फर्स्ट इज़ फोकल एडिशन। अगर आपको फर्स्ट क्लास याद होगी तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि एक जो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते ही हैं बट उसके अलावा क्या कर लेते हैं? अपने उसके साथ अब जो है अब हम पढ़ेंगे फोकल एडिशन के बारे में। तो फोकल एडिशन क्या है? अब हम जो देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन का सारा पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे इंटरेक्शंस। किसके इंटरेक्शन? मैट्रिक्स की सेल के साथ इंटरेक्शन। अगर आपको फर्स्ट क्लास याद होगी तो फर्स्ट क्लास में हमने ये कहा था कि एक सेल दूसरे सेल के साथ तो इंटरेक्ट करता ही है, लेकिन जैसे एपिथेलियल सेल्स की बात हमने करी थी तो हमने कहा था कि एपिथेलियल सेल्स क्या कर लेते हैं? अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी क्या कर लेते हैं? बाइंड कर लेते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जब बाइंड करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे भी क्या रहेगा? मैकेनिज्म रहेगा, कोई ना कोई असेंबली यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो ये तो आ गया एक प्रोसेस जहाँ पे एपिथेलियल सेल जो है वो अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये फोकल एडिशन क्या है? फोकल एडिशन में क्या हो रहा है? फोकल एडिशन कहाँ पे प्रेजेंट है? ये उन साइट्स पे प्रेजेंट है जहाँ पे सेल एडहियर टू देयर सबस्ट्रेटम। देखो, सेल एडहियर टू देयर सबस्ट्रेटम मतलब जहाँ पे सेल्स जो हैं अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या है? जैसे सपोज अगर हम सेल का कल्चर कर रहे हैं तो जब हम सेल्स का कल्चर करेंगे तो हमको ये पता है कि सेल्स क्या कर लेते हैं? दे नीड सम सबस्ट्रेट जिसके साथ क्या करेंगे? वो फिक्स होंगी और फिर उनका क्या होता है? ग्रोथ सिग्नल उनको मिलती है और सेल जो है वो सर्वाइव करता है। और इवन कैंसर सेल्स में क्या होता है? कैंसर सेल्स में ये एबिलिटी खत्म हो जाती है। वहाँ पे उनको जो वो चाहिए, एनकरेज डिपेंडेंस चाहिए, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो फोकल एडिशन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेल्स को एडहियर करना है अपने सबस्ट्रेटम के साथ एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन बोथ द डायरेक्शन। तो अभी बोथ द डायरेक्शन जो है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे एक एपिथेलियल सेल्स को अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच करना है, दिस इज डिफरेंट। ये वाला जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन अलग है और फोकल एडिशन वाला इंटरेक्शन जो है वो अलग है। मैंने इसको आपको यहाँ पे इसीलिए बताया ताकि आप इसको जो है फोकल एडिशन के साथ जो है वो कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो फोकल एडिशन नहीं होगी, वो हेमिडेस्मोसोम्स वाली होगी। तो फोकल एडिशन जो है वो कहाँ पे होंगी? जहाँ पे सेल्स को एडहियर करना है अपने सबस्ट्रेटम के साथ। यहाँ पे ईसीएम जो है दैट इज नॉट सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फोकल एडिशन में क्या क्या इंटरेक्शंस रहती हैं, कैसे सारा मशीनरी जो असेंबल होती है। तो ये वाला साइड हमारा मैट्रिक्स वाला साइड है और ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्मिक वाला साइड है। ये जो हम यहाँ पे दिखाए हैं ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके बाद आपको ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाली दिख रहा है अल्फ़ा और बीटा, ये हमारी क्या है?
इंटीग्रिन है। और इंटीग्रिन फोकल एडिशन के केस में सेल्स के बाहर कोलेजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये फाइब्रोनेक्टिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये उसका सी डोमेन है जहाँ पे हमने इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं सेल्स के अंदर। देखो इंटीग्रिन ने क्या करा, सेल्स के बाहर ईसीएम के साथ इंटरेक्ट करा, बट हमने ये कहा था कि असेंबली में क्या होगा, सेल्स के अंदर के साइटोस्केलेटन के साथ भी क्या करना है, बाइंड करना जो है वो पड़ेगा। अब आप ये देखोगे ये अल्फा ये बीटा है, तो बीटा के साथ क्या बाइंड कर रहा है, अल्फा एक्टिनिन बाइंड कर रहा है, विनक्यूलिन बाइंड कर रहा है। ये टैलिन की बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टैलिन इंटरेक्ट करा, तो क्या सिर्फ टैलिन इंटरेक्ट करा, नहीं, इसके साथ विनक्यूलिन भी है, पेक्सिलिन भी है, एफए के भी है, एसआरसी प्रोटीन्स भी हैं। और उसके बाद क्या है, ये जो पर्पल कलर में है ये हमारे पास एक्टिन है, एक्टिन के बीच बीच में क्या है, मायोसिन भी ब्रिज का काम कर रहा है। और ये पूरी असेंबली जो बन रही है ये क्या है, फोकल एडिशन जो है वो बना रहा है। तो इसको हमको ये याद रखना है, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, बाहर क्या इंटरेक्ट हो रहा है, अंदर कौन कौन से अडेप्टर प्रोटीन जो वो लग रही हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो ये पूछे जाता है। देन सेकंड इज हेमीडेस्मोसोम्स। तो हेमीडेस्मोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स को अपने ईसीएम के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो कनेक्शन लगेगा दैट विल बी हेमीडेस्मोसोम्स। और यहाँ पे जो हमने फोकल एडिशन देखा, फोकल एडिशन के केस में सेल्स के अंदर का साइटोस्केलेटन जो है दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स। और हेमीडेस्मोसोम्स के केस में, डेस्मोसोम्स के केस में क्या था, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हेमीडेस्मोसोम्स के केस में भी क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही हैं। मतलब सेल्स के बाहर ईसीएम और सेल्स के अंदर क्या रहेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट रहेंगे। और हेमीडेस्मोसोम्स होंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमको एपिथेलियल सेल्स को क्या करना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या करना है, फिक्स करना है। अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये वापस से ये जो हमारे पास है स्ट्रक्चर ग्रीन कलर में, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अंदर वाली साइड, ये दिस इज साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमने उल्टा करके दिखाया, साइटोप्लाज्म ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड सेल्स किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली क्या होगा, इंटीग्रिन इन्वॉल्व होगा। तो इंटीग्रिन कौन सा है, अल्फा 6 बीटा 4 इंटीग्रिन जो है वो इन्वॉल्व है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है। और उसके साथ साथ क्या है, एक कोलाजिन जो है वो भी प्रेजेंट है। कोलाजिन की भी सारी टाइप्स हम आपको पढ़ा चुके हैं ईसीएम वाले लेक्चर में, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये कौन सा कोलाजिन है, कोलाजिन 17 का टाइप है। एक और प्रोटीन है दैट इज BP180 जो है वो प्रेजेंट है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन वाली प्रोटीन्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम सेल्स के अंदर की बात करें, अंदर की बात के अडेप्टर प्रोटीन होंगी, तो प्लैक कंटेनिंग प्रोटीन एक तो प्लेक्टिन है, BP230 है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमीडेस्मोसोम्स में सेल्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, प्लेक्टिन प्रेजेंट है, BP230 प्रेजेंट है। और उसके साथ क्या है, इसके ऊपर कौन सी हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम इस इंटीग्रिन को देखेंगे अल्फा 6 बीटा 4, तो ये अल्फा 6 बीटा 4 जो इंटीग्रिन है, अल्फा 6 बीटा 4 जो इंटीग्रिन है वो क्या कर रहा है, अंदर वाली साइड पे तो ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्लैक कंटेनिंग प्रोटीन प्लेक्टिन और BP230 के साथ। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में या ईसीएम में ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लैमिनिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो हमारे पास ब्लू कलर में है ये हमारे पास क्या है, कोलाजिन है। तो ये किसको बना रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है वो बना रहा है। अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास लैमिनिन प्रेजेंट होते हैं, कोलाजिन प्रेजेंट होता है। कोलाजिन का कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है वो भी हम देख चुके हैं। अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाएगा तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इस तरीके से हेमीडेस्मोसोम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल जो है वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन है दैट साइटोस्केलेटन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो कहा कि सेल्स जो है वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन सपोर्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे होल्ड करती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के साथ क्या कर लेती है, वो बाइंड करके रखती है। कैसे बाइंड करके रखती है, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कोलाजिन प्रेजेंट है, ये कोलाजिन फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। और टाइप 7 जो है वो कोलाजिन फाइब्रिल्स प्रेजेंट है और कोलाजिन फाइबर जो है वो प्रेजेंट है। ये फाइबर में क्या फ़र्क है ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ईसीएम वाले लेक्चर में। सो चलते हैं आगे, कुछ डिजीजेस देखते हैं। फर्स्ट डिजीज इज ब्लोएस पेम्पिकॉइड, ठीक है। तो डिजीज़ जो हमारी पहली है उसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ये भी हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। वहाँ पे भी क्या था, डेस्मोसोम्स के केस में कि एंटीबॉडीज़ बन रही थी, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वहाँ पे बन रहा था। और सेम यहाँ पे भी वही है कि बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो है वो बनाएगी
उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वही ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन जो हम पहले पढ़े थे, वही वही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन जो है वो हो जाएगी। देन सेकंड डिजीज जो है दैट इज एपिडर्मोलिसिस बुलोसा, इसमें क्या हो जाएगा, जेनेटिक अल्ट्रेशन हो जाएगी, अगेन वही म्यूटेशन हो जाएगी एनी वन ऑफ द हेमोडेस्मोसोमल प्रोटीन्स, या तो अल्फा 6 चेन में कुछ हो जाएगा, बीटा 4 में हो जाएगा, या कोलाजिन के टाइप में कुछ हो जाएगा, या लैमिनिन में कुछ हो जाएगा। तो इनमें अगर कोई भी जेनेटिक अल्ट्रेशन हो जाएगी तो जो डिजीज़ है वो आ जाएगी एपिडर्मोलिसिस बुलोसा जो है वो डिजीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ तक हमने सारा जो है वो देख लिया, एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, सेल ईसीएम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ईसीएम का कॉम्पोजिशन जो है वो भी देख लिया। लेकिन अब एक और एनिमल्स के बारे में बात जो है वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन प्लांट्स जो है वो अभी भी रहते हैं। क्योंकि प्लांट के केस में हमने प्लाज्मोडेस्माटा की तो बात करी थी, हमने वो कहा था कि एक सेल दूसरे सेल के साथ टाइटली बाउंड है, वहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। सेल वॉल की वजह से क्या होता है, सेल सेल जंक्शंस की हमको वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरत क्या होते ही नहीं है, वहाँ पे हमको डेस्मोसोम्स और वो सब देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे क्या रहती है, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब ये सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमारा टॉपिक जो वो एनिमल्स, प्लांट्स और आपके CSIR या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो सेल वॉल जो होती है इनिशियली इट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। तो जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो पहले वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। प्राइमरी सेल वॉल इज थिन, एक्सटेंसिबल, टफ रहती है, ऑब्वियसली टफ तो रहेगी ही। तो ये इनिशियल में ये रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाता है, उसको जितना अपना स्पेस लेना है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो एक जब कन्फाइंड उसका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, देन सेल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जब सेल ग्रोथ रुक जाती है देन प्राइमरी सेल वॉल जो है वो चेंज हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल को। और अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज कैसे हो गया, डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इनसाइड द ओल्ड वन। देखो पहले ये बात भी याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद अंदर वाली साइड क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर। तो लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन हो जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो विद टाइम कैसे हो जाता है, क्योंकि लिग्निन जो है उसकी डिपोजिशन जो है वो हो जाती है। अब जिस तरीके से हमने ईसीएम की बात करी, जब हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको ये बताया तो हमने कहा कि प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या काम कर रहे थे, वो एक जेल लाइक सबस्टांस जो बना रहे थे, नेगेटिवली चार्ज था, ये सब हम आपको वहाँ पे बता चुके हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि एक हमको बेस जो है वो प्रोटियोग्लाइकेन्स ने दी थी, और हमने कहा था कि बाकी के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो सब क्या रहते हैं, उस ही जेल लाइक सबस्टांस में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही स्टोरी है कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में एक कॉम्पोनेंट क्या रहेगा, ऐसा रहेगा जो क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जिसमें फर्स्ट इज एम्बेडेड, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। वहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेन का भी यही काम था कि रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे। उसमें ही कोलाजिन आ जाता था, फिर फाइब्रोनेक्टिन आ जाता था, लैमिनिन आ जाता था, बाकी भी सारे ईसीएम के कंपोनेंट जो उसमें ही आ जाते थे। तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन में, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में दो कॉम्पोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वो होगा जो एक हमारे पास क्या करेगा, बेस तैयार करेगा, और उस बेस में क्या हो जाएगा, दूसरे कंपोनेंट्स जो है उनको अटैच किया जाएगा। और ये जो हमारे पास जो बेस वाले हैं, ये इनका काम क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन के लिए, और जो बाकी सबस्टेंसेस में पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब एक और चीज़, अब अगर हम सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को जब हम देखेंगे, उसमें क्या है कि नो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वाई, ऐसा क्यों है कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में कॉम्पोनेंट्स हमको नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलता है, और क्यों कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि प्लांट को जो है अगर नाइट्रोजन में, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ प्लांट्स में अगर ये होता कि नाइट्रोजन से ही सारा सेल्यूलोज बनता, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का अबंडेंस क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नेचर में नहीं होता है। तो प्लांट को क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नाइट्रोजन के लिए, इसीलिए वो अपनी नाइट्रोजन को जो है वो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में नहीं लगा सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी सेल वॉल बनेगी, उसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन एब्सेंट रहेगा, और बाकी वाले कॉम्पोनेंट्स, एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। सो अभी तक की नॉलेज से अगर हम बात करें तो हम दो कॉम्पोनेंट्स की बात कर चुके हैं, एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देने वाला है, और दूसरा जो है वो बेस देने वाला है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन देगा, ये देगा सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है यहाँ पे, टाइटली लिंक्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन्स। देखो बहुत इजी है, बस एक सिस्टमैटिक ब्रिक बाई ब्रिक जो है वो जोड़ के हम देखेंगे। तो हमने ये कहा कि टेंसाइल जो फाइबर है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसका नाम है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है, इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है, और उसको इंटरलिंक्ड कर रहा है। मतलब सपोज ये एक सेल्यूलोज है, ये दूसरा सेल्यूलोज है, तीसरा है, चौथा है, इनको क्या करना है,
इंटरलिंक्ड करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? जोड़ने का काम करेगा ग्लाइकेन। अब उसके बाद ये जो हमारे पास सारा असेंबली बनेगा, इसको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स जो है, कुछ ना कुछ बेस जो है वो देना पड़ेगा, और वो बेस कौन देगा? वो बेस देगा पैक्टिन। और ये पैक्टिन क्या है? पैक्टिन इज हाईली हाइड्रेटेड। देखिए प्रोटियोग्लाइकेन्स में भी हमने यही पढ़ा था, हाइड्रेटेड, तो यहाँ पे भी पैक्टिन के केस में क्या? हाईली हाइड्रेटेड नेटवर्क ऑफ पॉलीसेक्राइड रिच ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे भी मैकेनिज्म जो है वो सेम रहेगा कि नेगेटिवली चार्ज है ज़्यादा, और वो क्या करेगा? वाटर को रिटेन करेगा एंड ऑल। तो उसकी वजह से ही क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स, ये पैक्टिन जो है ये क्या करेगा? हाइड्रेटेड नेटवर्क जो है वो बनाता है, और इसी नेटवर्क में क्या रहता है? ये सेलुलोज के फाइब्रिल जो है वो गिर के जो है वो रहेंगे। अब कॉम्पोजिशन, थिकनेस एंड आर्किटेक्ट जो होता है दैट डिपेंड अपॉन सेल टाइप। तो ऐसा नहीं कि हर जगह जो है वो यूनिफॉर्मिटी में ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो असेंबली हो रही है। अब हमने कहा कि सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीसेक्राइड। तो ये एक ग्लूकोज का यूनिट दूसरे ग्लूकोज का यूनिट जो है ये जुड़े हुए हैं, और इस ही तरीके से लीनियर चेन ऑफ एटलीस्ट 500 ग्लूकोज रेसिड्यू, यहाँ हम आपको 2 बताए हैं, तो ये n इज इक्वल टू 500 जब हो जाएगा, एटलीस्ट 500 तो होने ही चाहिए, तो तब ये असेंबली जो है, ये लीनियर चेन जो है, ये एक लीनियर चेन जो है तब क्या कहलाएगी? एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल जो है वो कहलाएगी। अब ये एक सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा। जब एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो इनको आपस में इंटरलिंक्ड कौन कर रहा है? इनको आपस में इंटरलिंक्ड कौन कर रहा है? ग्लाइकेन इंटरलिंक्ड कर रहा है, वो ऑलरेडी बात में कर चुका हूं। तो इस तरीके से जब 40 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे, कहीं पे 36 आपको देखने को मिलेगा लिटरेचर में, कहीं पे 40 आपको देखने को मिलेगा। 2 बुक्स में मुझे अलग अलग दिखा, तो मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। तो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स के इस तरीके के 36 और 40 सेल्यूलोज चेन जो होती है वो क्या कर लेती है? माइक्रोफाइब्रिल की क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती हैं, और ऑब्वियसली ये स्टेबलाइज किया जाता है कोवलेंटली लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन दी चेंज। तो अब ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है? दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स लैमिनाe इंटरकनेक्टेड बाय क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन मॉलिक्यूल जो है इसको कर लेते हैं कनेक्ट। ये सब हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम्स में जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी सेल वॉल जो है वो दिखाया हुआ है। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर में हम आपको जो असेंबली दिखाएं, ये दिखाए हैं सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल की। अब सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हमने क्या कहा? एक सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल दूसरे सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल के साथ क्या रहता है? इंटरलिंक्ड रहता है बाय मींस ऑफ क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन। और उसके बाद हमने क्या कहा? और जो मैट्रिक्स वहाँ पे बनेगा दैट मैट्रिक्स इज ऑफ पैक्टिन। तो अब इन भी कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन इज हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ब्रांच्ड। तो देखो सेलुलोज जो है दैट इज लीनियर, लेकिन पैक्टिन जो है दैट इज ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है। इसमें नेगेटिवली चार्ज क्या रहता है? ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीसेक्राइड नेटवर्क जो है वो ये बनाते हैं। और देखो जब कैल्शियम इसमें ऐड किया जाता है पैक्टिन के सोल्यूशन में, तो वो क्या कर लेता है? सेमी रिजिड जेल जो है, तो सेम मैकेनिज्म से जैम जो है उसका फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो पैक्टिन की जो हाइड्रेटेड या मैश लाइक नेटवर्क कह लीजिए, ये सेमी रिजिड जेल जो बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम के एडिशन से वो हो जाता है। देन क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन की अगर बात करें, तो ग्लाइकेन की बहुत सारी क्लासेस है। ऑल हैव अ लॉन्ग लीनियर बैकबोन कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ शुगर। वो ग्लूकोज भी हो सकता है, जाइलोस हो सकता है, मैनोस हो सकता है। और इसमें क्या हो जाता है? ये जो बैकबोन इसे बाद में बाकी साइड चेन जो है वो भी बाहर को प्रोट्रूड कर सकती है। तो कोलाजिन जो होता है वो भी प्रेजेंट रहता है सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहती है। अब ओरिजिन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बनता कैसे है, कहाँ से आता है, ये सब जो हमने अभी सारी असेंबली पढ़ी, ये डायरेक्टली सेल के सरफेस के बाहर से जो है सिंथेसाइज किया जाता है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? सेल्यूलोज सिंथेस रिस्पॉन्सिबल है। दिस सेल्यूलोज सिंथेस की अगर हम बात करें, इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। 3 सेपरेट सेल्यूलोज सिंथेस के जीन्स जो हैं वो इस 6 फोल्ड सिमेट्री को बनाते हैं, और एंजाइम जो है दैट इज सेल्यूलोज सिंथेस। अब एंजाइम में तो सबस्ट्रेट भी चाहिए होगा, तो यूडीपी ग्लूकोज जो है वो साइटोसोल से ही उठाया जाता है। लेकिन सेल्यूलोज को बनाया कहाँ जाता है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने वहाँ पे देखा था कि सिंथेसिस जो वो सेल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज जो होता है वो डायरेक्टली स्पन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल जो होता है वो होता है। अब और क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे सेल वॉल में? हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट रहता है। हेमीसेल्यूलोज इज ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, और इसकी बैकबोन में एक शुगर होता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो जाइलोस होता है। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एक्सपेंसिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे हमारा जितना भी सेल जंक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, तो आपको ऑथेंटिक और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी बुक से आपको डिलीवर की गई है 3 पार्ट्स में। तो आप 1, 2, 3 जो है वो तीनों पार्ट्स देखें, और आपके कोई भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो है वो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जो पीछे मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं उन पर आपने जो है वो बहुत सारा
उनको प्यार दिया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।